हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्ते। मैं विजेंद्र जाखड़ गुडा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज क्रेश कोर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो प्रिय विद्यार्थियों, 29 जून को अपना पेपर SST का होना है। हम रिवीजन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इतिहास के पाठ संख्या 4 जिसका नाम विश्व का इतिहास है, जिसमें से क्वेश्चन आता है वो 4 अंक का आता है। इनमें से 2 क्वेश्चन 4 अंक के अपने तैयार कर लिए थे। अब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन ये आ रहा है कि जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से हुआ था। पहले मैं आपको जर्मनी के एकीकरण की थोड़ी पृष्ठभूमि बता देता हूं। उस पृष्ठभूमि में कि जर्मनी जो आज विश्व के इतिहास में हमें यूरोप के मानचित्र को देखते हैं, ये यूरोप 18वीं शताब्दी से पहले ऐसा यूरोप नहीं था। अनेक मजहबों में, अलग अलग जातीय समूह में बटा हुआ महाद्वीप था, देश थे, छोटे छोटे राज्य थे। जर्मनी के एकीकरण से पहले जर्मनी मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी जर्मनी आता था, उसमें पर्सा था, सैक्सनी थी, हनोवर था और फ्रैंकफर्ट बड़े राज्य थे। इनमें सैनिक शक्ति की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था वो था पर्सा। मध्य यूरोप आता था, मध्य जर्मनी आता था, उसमें राइनलैंड के प्रदेश आते थे, राइन नदी के मैदानी भाग आते थे। और दक्षिण का जो जर्मनी था उसमें बवेरिया था, बाडेन था, बुटेनबर्ग आदि अनेक छोटे छोटे प्रांत आते थे। ये जर्मनी की भौगोलिक स्थिति थी एकीकरण से पहले। 1815 के वियना सम्मेलन से पहले 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ बनाया था उससे पहले की ये स्थिति थी। तो इसके ये थी और पूरी जनता थी वो अलग अलग समूहों में बिखरी हुई थी। अगर इस जर्मन की जनसंख्या को एक जगह या इसके मानवीय समूह को एक जगह बांधने वाला अगर कोई कारक थे तो 2 कारक थे। प्रथम कारक था जर्मनी का सम्राट। पर्सा के सम्राट के प्रति सभी की सहानुभूति थी। जैसे राजस्थान है अपना, राजस्थान 19 रियासतों और 3 चीफ गेस्टों में बटा हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी रियासत थी जैसे जयपुर रियासत थी, तो जयपुर रियासत का अपना प्रभुत्व है, राजस्थान में एक अलग प्रभुत्व था। उसी प्रकार सम्राट था। दूसरी थी सीनेट की जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आते थे, उस सीनेट के प्रति पूरी जर्मन जनता की सहानुभूति थी। ये उनका वास्तविक जो स्ट्रक्चर था जिसको हम संस्कृति और जीवन निर्वहन की प्रक्रिया थी वो थी। यहां से प्रश्न एक बनता है, वो 4 अंक का ये बनता है कि जर्मनी के एकीकरण के बाधक तत्व कौन कौन से थे, जर्मनी का एकीकरण कौन नहीं होने दे रहे थे। जैसे स्वतंत्रता के बाद भारत का भी एकीकरण हुआ था, पाकिस्तान अलग विभाजित हुआ था। उस समय अंग्रेजों ने घोषणा के अनुसार जम्मू कश्मीर का राजा पाकिस्तान में मिलना चाहता था, हैदराबाद के निजाम थे वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, जूनागढ़ के शासक जाना चाहते थे। तो इन सबको एकीकृत करने के लिए इनके साथ समझौते किए गए थे। वैसे जर्मनी का एकीकरण होता है। पहली बाधा यह थी कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक तत्व बना हुआ था वो था यूरोप का ऑस्ट्रिया देश। ऑस्ट्रिया जर्मनी के साथ साथ में इटली को भी प्रभावित कर रहा था, क्योंकि इटली के जो सार्डिनिया पीडमार्ट के अलावा के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों जैसे वेनेशिया था उस पर ऑस्ट्रिया के राजकुमारों का प्रभुत्व था। और इसकी भी कुछ रियासतों पे ऑस्ट्रिया का जैसे होलिस्टाइन था, होलिस्टाइन में ऑस्ट्रियन लोग भी रहते थे, तो उनका प्रभाव था। ये इसका एकीकरण नहीं होने दे रहे थे। जर्मनी के लोग थे या जर्मनी के राजनीतिक यूं कहें राजनीतिक लोग थे या शासक लोग थे, वो जो ही एकीकरण करते थे तो ऑस्ट्रिया कुछ ना कुछ उसमें हस्तक्षेप कर देता था। तो पहला बिंदु तो यह हो गया कि ऑस्ट्रिया बड़ा बाधक बना हुआ था, जर्मनी का एकीकरण नहीं होने दे रहा था। दूसरी थी वो थी जर्मनी की कमजोर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षमता वाले थे। आर्थिक स्थिति भी काफी बिगड़ी हुई थी। देखो आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मायने रखती है एकीकरण के अंदर। अगर समान आर्थिक अर्थव्यवस्था वाले लोग नहीं होते हैं तो कमजोर अर्थव्यवस्था वाले लोग होते हैं वो सुदृढ़ आर्थिक अर्थव्यवस्था वाले लोगों की समानता चाहते हैं, जबकि सुदृढ़ आर्थिक जिनकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो लोअर इकोनॉमिक कंडीशन वाले लोगों को अपने पास नहीं रहने देते हैं। प्रारंभ में ये प्रक्रियाएं थी, तो इस कमजोरियों के कारण भी एकीकरण नहीं हो रहा था। तीसरा था कि जैसे इंग्लैंड फ्रांस था वो जर्मनी का एकीकरण नहीं होने दे रहा था, वैसे ही यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश था, प्रथम देश था इंग्लैंड और दूसरा था फ्रांस। तो इंग्लैंड था, यह भी जर्मनी का एकीकरण नहीं होने दे रहा था। इंग्लैंड हनोवर प्रांतों को, जो प्रांत जो उत्तरी राज्यों की श्रेणी में आते थे, हनोवर प्रांत था, ये एक उपजाऊ प्रांत था। इस उपजाऊ प्रांत को इंग्लैंड हड़पना चाहता था, इसलिए इंग्लैंड भी जर्मनी का एकीकरण नहीं होने दे रहा था कि यूरोपियन लोगों के या यूरोपियन देशों के जो महासंघ थे उन महासंघों में शक्तिशाली देश थे, ये जर्मनी का एकीकरण नहीं होने दे रहे थे।
तीसरी चौथी थी वो थी कि जर्मनी के अंदर किसी भी रियासत में, इन किसी भी रियासत के अंदर इतनी सैनिक शक्ति नहीं थी जो सैनिक शक्ति सभी जर्मन लोगों को अपने हथियारों के बल पर या राजा के प्रभुत्व के बल पर इनको एकजुट कर सके। कमजोर सैनिक शक्ति थी और जनजागृति का भी अभाव था। जर्मनी की जनता को कोई विशेष, जैसे भारत की अनपढ़ जनता थी, उसको एकीकरण से क्या मतलब, उनको अपना पेट भरना और अपना काम चलाना था। उसी प्रकार कमजोर जनजागृति थी, ये भी जर्मनी का एकीकरण नहीं होने दे रही थी। इनके अलावा पांचवा कारण था वो था रोम के पोप का। दक्षिणी जो जर्मनी है, ये जर्मनी जो वर्तमान इटली क्षेत्र है या जिसको इटली की राजधानी रोम बोलते हैं, उनके आसपास के क्षेत्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों में आते थे, तो इनके ऊपर रोम के पोप का प्रभुत्व था। रोम का पोप था वो भी जर्मनी का एकीकरण नहीं होने दे रहा था। तो ये है जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं। ये 4 अंक का क्वेश्चन आ सकता है, इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से हल कर देंगे। उसके बाद में आते हैं जर्मनी के एकीकरण की, ये भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हुई थी। तो जर्मनी के एकीकरण में 4 प्रमुख घटनाएं हुई थी। 4 अंक का प्रश्न आएगा, 4 बिंदु पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले है जोलवेराइन संघ की स्थापना। ये पर्सा का सम्राट था। उस पर्सा के सम्राट ने 1818 ईस्वी में, कब 1818 ईस्वी में उन्होंने 2 प्रांत थे। एक छोटा सा उदाहरण दें कि जर्मनी का 2 प्रांतों के बीच में अगर कोई व्यापारी जाता था तो उनको 11 चुंगी नाकों से गुजरना पड़ता था, 11 जगह टैक्स लगता था और हर जगह 5% टैक्स लगता था। इसका मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते पहुंचते उनके ऊपर 55% तो कर लग जाता था। उस कर के कारण वस्तुओं की लागतें बढ़ जाती थी, कीमतें बढ़ जाती थी और मुद्राओं की संख्या भी अलग अलग होने की स्थिति के अंदर लोगों को लेन देन में मापतोल के पैमाने भी अलग थे। कहीं सेंटीमीटर 36 इंच का, कहीं 32 का, कहीं 52 का, कहीं 42 सेंटीमीटर का। तो उससे लोगों को हिसाब किताब लगाने में, सामान को मापने में, तोलने में बहुत असमानताएं थी। तो ये असमानताओं को दूर करने के लिए उन्होंने जोलवेराइन संघ की स्थापना की, जो बवार्जबर्ग और सोदर शोसन के बीच लागू की गई कि इन दोनों प्रांतों के बीच में से सीमा शुल्क हटा दिया जाता है। जब इन दोनों प्रांतों के बीच में, देखो जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण होने से पहले जर्मनी का आर्थिक एकीकरण शुरू हुआ था और जर्मनी में पर्सा का सम्राट ये जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के लिए नहीं उठाया था, संयोग से एकीकरण की प्रक्रिया में बदल गया था और महत्वपूर्ण बिंदु पर करके आया था कि अगर इन दोनों प्रांतों के बीच में ये सीमा शुल्क संधि नहीं होती तो शायद जर्मनी का एकीकरण इतना नहीं होता। और फ्रांसीसी विद्वान लिपान ने कहा था कि जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा जन्मदाता था वो नेपोलियन था। ये इतिहास के मजाकों में से एक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1834 तक संपूर्ण जर्मनी के जो 39 महाराज संघ के प्रांत थे वे सारे के सारे जोलवेराइन संघ के सदस्य बन जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ही लोग जोलवेराइन संघ के सदस्य बने तो उनके सामने सबसे बड़ी जो सुविधा आई वो ये आई कि मापतोल के पैमाने एक हो गए थे, टैक्स की जो मुद्रा की भिन्नता थी वो समाप्त होने लग गई थी। ऐसी स्थिति में लोगों ने क्या महसूस किया, अपने आप को लोग अच्छा रिलीफ महसूस करेंगे, अच्छा आराम महसूस करेंगे, तो लोगों में एकता उत्पन्न हुई थी। ये एकता थी, ये जर्मनी को एकीकरण की ओर ले जा रही थी। दूसरा था बौद्धिक आंदोलन कि उस समय जर्मनी के जो वर्साया हनोवर के आसपास के विद्वान लोग थे उन्होंने अपने भाषणों से, उन्होंने अपने लेखों से, उन्होंने अपने विचारों से लोगों को इस प्रकार प्रभावित किया कि ये उनको लगा दिया कि जर्मन जो जनता है या जर्मनी का जो मानव है वो मानव जाति में सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए हमें किसी दूसरे ओर के, रोम प्रभावित कर रहा था, ऑस्ट्रिया प्रभावित कर रहा था, इंग्लैंड प्रभावित कर रहा था, फ्रांस प्रभावित कर रहा था, इन सबको हमें छोड़ना है। जर्मन जाति है वो सर्वश्रेष्ठ जनजाति है। इसलिए सारे जर्मन के लोग थे उन्होंने अपने आप को एक महसूस किया, जिसके कारण जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। फिक्टे ने तो लोगों के अंदर यहां तक भर दिया था कि इस जर्मन जाति से सर्वश्रेष्ठ जाति इस भूधरा पर नहीं पाई जाती है। इसलिए जर्मन लोगों ने अपने आप को एक महसूस किया कि इसका मार्ग प्रशस्त हुआ एकीकरण का। तीसरी थी औद्योगिक विकास। उस समय देखो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच युद्ध चल रहा था और पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच भी युद्ध हुआ था, लेकिन उस युद्ध के दौरान ऑस्ट्रिया अपने रूढ़िवादी विचारधाराओं के कारण विकास नहीं कर पाया था और उस समय औद्योगिक देशों की श्रेणी में जो औद्योगिक आधारशिला के देश गिने जाते थे वो पर्सा और रूस गिने जाते थे। पर्सा ने रूस के सहयोग से अनेक उद्योग स्थापित किए और जर्मनी के लगभग सारे प्रांत थे इनको सड़कों और रेल मार्गों से जोड़ दिया गया। इसलिए जर्मन जनता का वहां के
प्रशासकों ने यह ध्यान आकर्षित किया कि ऑस्ट्रिया जहां तक युद्ध में फंसा हुआ है, ऑस्ट्रिया देखो औद्योगिक विकास में कैसे पिछड़ रहा है, उन लोगों की रूढ़िवादी विचारधारा के कारण वो पिछड़ रहा है। आज हम ये संघ बना रहे हैं, ये अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को हम एक स्टेज पर ला रहे हैं और हम एकीकृत जर्मन बनना चाहते हैं। इससे हमारी जर्मनी का विकास हो रहा है। इसलिए जर्मन के लोगों ने बाहरी जो विदेशी ताकतें थी उनका प्रभाव था, उनको नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होने लगा। तीसरी थी फ्रैंकफर्ट की संसद। 18 मई 1848 ईस्वी को 831 सदस्यों की एक निर्वाचित सभा थी। इसमें कुल सदस्य थे 831। ये 831 सदस्य थे। ये प्रसा के सम्राट फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को जर्मनी का सम्राट घोषित करना चाहते थे। वहां लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे और लोकतंत्र की स्थापना करके जर्मन जनता के लिए संविधान का निर्माण करना चाहते थे, जिसके कारण जर्मनी में जो अराजकता है और जो विदेशी प्रभाव है उस प्रभाव को कमजोर कर दिया जाए और जर्मन की जनता एक होकर के विकासकारी कार्यों में आगे बढ़े। ऐसी स्थिति में विल्हेम चतुर्थ था, वो एक रूढ़िवादी विचारधारा का व्यक्ति था। जब उसमें सीनेट हो रही थी और उसमें घोषणा की गई कि जर्मन जनता का सम्राट है वो विल्हेम चतुर्थ को घोषित किया जाएगा, तो वो रूढ़िवादी विचारधारा का था। उसके पास जो कुलीन लोग थे उन लोगों ने सम्राट को बहकावे में ले लिया और बोल दिया गया कि ये जो निर्वाचित लोग होकर के आए हैं ये निम्न कुल से हैं, ये विशेषाधिकार विहीन वर्ग के लोग हैं, इसलिए इन लोगों का प्रभुत्व हो जाएगा तो हमारे अधिकार हैं, हमारे राइट्स हैं, जो हमारे पावर हैं वो खत्म हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सम्राट ने सेना बुला करके संसद को भंग कर दिया। उस संसद में एकत्रित होने वाले सदस्यों में से था बिस्मार्क भी था। उन लोगों ने शपथ खाई थी कि जर्मनी का हम एकीकरण करके ही रुकेंगे। तो यहां तक का प्रश्न हो जाएगा वो 4 अंक का हो जाएगा। अगर जोलवेराइन संघ की स्थापना नहीं की जाती तो शायद जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। अगर वहां के लोगों ने अपने बौद्धिक विचारों को पत्र लेखन के माध्यम से, अखबारों से, मीटिंगें बना करके, नुक्कड़ नाटकों से, रैलियां निकाल करके, जुलूस निकाल करके अगर जनता को प्रभावित नहीं करते तो शायद जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। इसी प्रकार औद्योगिक विकास, उस समय औद्योगिक विकास जरूरी था। अगर औद्योगिक विकास नहीं होता, ऐसी स्थिति के अंदर भी हम ये प्रक्रियाएं प्रारंभ करने में शुरू नहीं हो पाते थे। अगर प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होता और प्रसा भी अगर पिछड़ता जाता, ऑस्ट्रिया की भांति वो भी विदेशी जो क्रियाएं थी उनमें ध्यान रखता, तो शायद जर्मनी का एकीकरण नहीं होता। और फ्रैंकफर्ट की संसद को उस दिन अगर सम्राट विलियम चतुर्थ बुला करके भंग नहीं करता तो भी जर्मन जनता में एकता नहीं आती। तो ये एकीकरण की प्रमुख घटनाएं थी, इससे जर्मनी का एकीकरण हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इस साल आएगा 4 अंक का, शायद संभवतया वो प्रश्न ये आएगा कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान बताइए। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान था। पहले मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि बिस्मार्क का जन्म हुआ था वो 1 अप्रैल 1812 ईस्वी को जर्मनी के ब्रेडेनबर्ग शहर में हुआ था। काफी विद्वान थे, अपने बुद्धि और कौशलता में अदम्य साहस और अपनी कुटिल राजनीति के विचारधारा के कारण ये एक महान व्यक्ति था। अब संयोग से क्या होता है, 1861 ईस्वी में फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो जाती है। 1848 में संसद भंग कर दी जाती है। इससे लेकर के आगामी जो 15 वर्ष निकले थे उसमें जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रियाएं होती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, जुलूस निकालते हैं, आंदोलन, लेकिन ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। इस परिस्थिति में 1861 ईस्वी में फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका भाई 64 वर्ष की उम्र में विलियम फर्स्ट था, वो प्रसा का सम्राट बना। मैंने पहले बता दिया था कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, प्रसा। प्रसा के बाद सबसे अधिक सैनिक शक्ति थी और राजस्व भी उनका सबसे अधिक आता था। अब विलियम प्रथम था, वो व्यक्ति इतना बुद्धिमान तो नहीं कह सकते उसको कि वो दिमाग से इतना तेज था, लेकिन उस व्यक्ति में एक खूबी थी। वो खूबी ये थी कि किसी भी व्यक्ति को पहचानने के लिए अवसर देता था। उसमें एक कुटिल विलक्षण बुद्धि यह थी कि अगर योग्य व्यक्ति है उसको वो पहचान लेता था, उसको अवसर देता था, उसका दमन नहीं करता था वो। ऐसी स्थिति में उनको 3 प्रमुख योग्य व्यक्ति मिले और उन्होंने उनको अवसर दिया। उन्होंने क्या किया कि बानरून को उन्होंने अपना रक्षा मंत्री बनाया, डिफेंस मिनिस्टर बनाया उन्होंने, कि विदेशी ताकतों से लड़नेंगे और अपने दम्य साहस और अपने अडिग फैसलों के लिए बानरून था। वो जर्मनी का एक फेमस व्यक्तित्व का धनी था। उन्होंने वान मोल्टेक था, उसको अपनी सेना का नेतृत्व सौंपा, उसको सेनापति बनाया और उन्होंने चांसलर के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने बिस्मार्क को नियुक्त किया।
ये तीनों महान हस्तियां जब अपने अपने पद धारण किए तो जर्मन के कुलीन वर्ग के लोग थे उनमें हलचलें मच गई थी। ऐसी स्थिति में इस विलेम फेस्ट को यह पता था कि जर्मनी का अगर एकीकरण होगा तो सुदृढ़ सैनिक शक्ति से ही जर्मनी का एकीकरण हो सकता है और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है वो पर्सा निभा सकता है। लेकिन पर्सा में योग्य व्यक्तियों का अभाव है और पर्सा को उस समय योग्य व्यक्तियों के विलियम प्रथम को योग्य व्यक्तियों के रूप में इन लोगों की प्राप्ति हो जाती है। जब इन लोगों की उनको प्राप्ति होती है, ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, चांसलर पद पर रहते हुए बिस्मार्क ने क्या किया, निम्न सदन से ये उच्च सदन था, उन्होंने अपने पद पर रहते हुए उच्च सदन से अपना विधेयक, सैन्य विधेयक पारित करवाया कि देश जो पर्सा की जीडीपी है या पर्सा का जो बजट है उस बजट का अधिकांश भाग सेना पर खर्च किया जाएगा, क्योंकि बिस्मार्क का यह मानना था जब तक सुदृढ़ सेना इकट्ठी नहीं होती है, सुदृढ़ सेना को हम संगठित नहीं कर पाते हैं, तब तक हम जर्मनी का एकीकरण नहीं कर सकते। सदन द्वारा उसके विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाता है। अस्वीकृत करने का प्रमुख उद्देश्य था कि जहां एक सशक्त सेना होगी और उस सेना का नेतृत्व व्यक्ति विशेष के हाथ में होगा तो भविष्य में वो निरंकुश हो सकता है। उन्होंने उस सदन में जाकर के अपना विधेयक पारित करवा करके अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर दिया था कि बिस्मार्क ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को किसी सूरत में नहीं टाल सकता। बिस्मार्क ने यह कहा था कि 1848 से लेकर के 49 के बीच में जो भाषण, लेखनों और जुलूस निकाल करके जो समय बर्बाद किया था उस समय से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक रक्त और लौ की नीति नहीं अपनाई जाएगी, जब तक जर्मन के लोग लौ लेकर के, हथियार लेकर के खून नहीं बहाएंगे, तब तक जर्मनी का हम एकीकरण नहीं कर सकते। इन योजनाओं के साथ वो अपने पद पर रहते हुए जो ही रक्षा बजट और जो विधेयक उन्होंने पारित करवाया तो उन्होंने अपने प्रतिभा का परिचय दे चुका था। वहां से बिस्मार्क का योगदान होता है। ये तो मैंने आपको जीवन परिचय बताया है। उसके बाद प्रश्न आएगा, मूल प्रश्न आएगा 4 अंक का। वो प्रश्न क्या आएगा कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो बिस्मार्क के योगदान को स्पष्ट आप करेंगे, थोड़ा जीवन परिचय लिख देंगे उसके अंदर। उसके बाद लिखेंगे डेनमार्क से युद्ध और गेस्टाइन का समझौता। देखो प्रिय विद्यार्थियों, 1815 ईस्वी में, कब 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन में क्या किया गया था, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पिछले एपिसोड में आपने पढ़ा था कि वियना सम्मेलन के बाद में यूरोप में रूढ़िवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया था कि प्राचीन समय से जो राजवंश और जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती आ रही हैं उन्हीं व्यवस्थाओं पर यूरोप का शासन संचालित किया जाएगा। यूरोपीय जनता को लोकतांत्रिक भावनाओं से और राष्ट्रीय भावनाओं से बहुत दूर रखना, उन लोगों को इनसे परिचय नहीं करवाना है। लेकिन लोग 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र की जो इच्छाएं थी, लोकतंत्र की जो भावनाएं थी, उनको वो लोग चख चुके थे। ऐसी स्थिति में क्या किया गया था कि फरवरी 1864 ईस्वी में डेनमार्क से युद्ध इसलिए होता है कि 1815 में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में यह कहा गया था कि 2 डच प्रदेश थे। डच प्रदेशों में कौन सा था, एक तो था स्लेस्विग और दूसरा था होलिस्टाइन। स्लेस्विग और होलिस्टाइन प्रदेश थे, उन प्रदेशों का नेतृत्व सौंपा गया था डेनमार्क को। और 1853 ईस्वी के अंदर 1852 और 53 ईस्वी के अंदर लंदन के अंदर एक यूरोपियन देशों का सम्मेलन हुआ था और उन यूरोपियन देशों के सम्मेलन में यह तय किया गया था कि जो दोनों डच प्रदेश हैं, कौन कौन से हैं, स्लेस्विग है और होलिस्टाइन है, इन दोनों ही डच प्रदेशों के ऊपर अधिकार रहेगा वो डेनमार्क का रहेगा और डेनमार्क इन पर अधिकार रखेगा, लेकिन कभी भी भविष्य में उनको अपना अभिन्न अंग घोषित नहीं करेगा। ये इस समझौते के अनुसार बिस्मार्क था, वो बिल्कुल अपनी राजनीति में साइलेंट बैठा हुआ था। फरवरी 1864 ईस्वी से पहले घटना क्या होती है कि 1852
62 ईस्वी के अंदर 1862-63 ईस्वी में डेनमार्क का सम्राट था, फ्रेडरिक था। उस फ्रेडरिक ने ये घोषणा कर दी कि ये दोनों डच प्रदेश कौन कौन से, स्लेस्विग और होलिस्टाइन, दोनों ही प्रदेश आज से डेनमार्क के अभिन्न अंग हैं। जब इसकी सूचना बिस्मार्क को मिलती है तो बिस्मार्क को अपना राजनीतिक प्रभुत्व दर्शाने का अवसर मिल जाता है और वो जाता है ऑस्ट्रिया के पास। ऑस्ट्रिया के सम्राट से वो समझौता करता है और समझौता यह करता है कि 1852 ईस्वी के समझौते के अनुसार स्लेस्विग और होलिस्टाइन पर डेनमार्क का अधिकार रहेगा, लेकिन वो कभी भी अपना अभिन्न अंग घोषित नहीं कर सकता। इस परिस्थिति को देखते हुए फ्रेडरिक ने यह फैसला ले लिया, इन दोनों ही डच प्रदेशों को अपना अभिन्न अंग घोषित कर दिया। अगर ऑस्ट्रिया के सम्राट मुझे यानी बिस्मार्क को अगर सैनिक सहायता देते हैं और डेनमार्क को हम पराजित करने में सक्षम होते हैं, ऐसी स्थिति में इनमें से होलिस्टाइन प्रदेश है वो मिल जाएगा ऑस्ट्रिया को और स्लेस्विग को मिला लिया जाएगा प्रसा में। इस समझौते के साथ में फरवरी 1864 ईस्वी के अंदर बिस्मार्क के जो सेनापति थे वान मोल्टेक थे, अपनी विशाल सेना लेकर के और ऑस्ट्रियाई सेनाओं के साथ में 1864 ईस्वी में आक्रमण किया जाता है और फरवरी 1864 ईस्वी में डेनमार्क को पराजित कर दिया जाता है। उसके बाद में 14 अगस्त 1865 ईस्वी को गेस्टाइन समझौता होता है। गेस्टाइन समझौते के अनुसार समझौते की शर्तें पहले से ही बिस्मार्क ने कूटनीतिक रूप से कर ली थी और समझौते के अनुसार होलिस्टाइन का जो प्रदेश था वो प्रदेश दे दिया गया ऑस्ट्रिया को और स्लेस्विग का प्रदेश था वो प्रदेश मिल गया प्रसा को। अब उसी दिन विश्व इतिहासकारों का यह मानना है कि उस दिन ऑस्ट्रिया के सम्राट की राजनीतिक भूल थी और बिस्मार्क की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी और इन सफलताओं के साथ वो आगे बढ़ता है। उसी दिन बिस्मार्क के दिमाग में बात बैठ गई थी कि किसी ना किसी प्रकार से होलिस्टाइन को प्राप्त किया जाए। अब देखो ऑस्ट्रिया की राजनीतिक भूल क्यों थी, क्योंकि इस होलिस्टाइन के अंदर डच लोग तो रहते थे लेकिन इसके अंदर जर्मन लोग भी रहते थे। जब जर्मन लोगों ने आंदोलन करने शुरू किए, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आवाज उठाई, तो बिस्मार्क ने इनको गुप्त रूप से सहायता देनी शुरू कर दी और आंदोलन को उकसाना शुरू कर दिया। जब आंदोलन उकसने लगे, ऐसी स्थिति के अंदर होलिस्टाइन में जब अव्यवस्था हुई, उस अव्यवस्था के बाद में बिस्मार्क उसी दिन से ऑस्ट्रिया को यूरोपीय महासंघ से निकालना चाहता था और उसी समय फ्रांस के पेरिस के अंदर एक सम्मेलन आयोजित होना चाहता था और ऑस्ट्रिया का सम्राट उसमें बिस्मार्क को नहीं बुलाना चाहता था। लेकिन बिस्मार्क अपनी राजनीतिक पकड़ के कारण, क्योंकि उन्होंने पोलैंड में जब आक्रमण हो रहा था या पोलैंड में जब विद्रोह हो रहा था तो उन्होंने रूस की सहायता की थी और रूस की सहानुभूति उन्हें प्राप्त हो गई थी। इसलिए और इंग्लैंड भी ये चाहता था, क्योंकि इंग्लैंड प्रारंभ में हनोवर में अपनी रुचि बनाए रखता था, लेकिन इंग्लैंड अपनी औपनिवेशिक प्रक्रियाओं के कारण उन्होंने यूरोपियन देशों की राजनीति में भाग लेना बंद कर दिया था और वो विश्व के अन्य देशों को अपना उपनिवेश बना रहा था। अब उसी समय हो जाती है ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है और प्राग की संधि होती है 1866 ईस्वी में। अब बिस्मार्क क्या करता है, फ्रांस के सम्राट नेपोलियन थर्ड के पास जाता है। उस समय नेपोलियन थर्ड था, वो ग्रीष्मकालीन अवकाश बिताने के लिए प्रसा की सीमाओं के पास आया हुआ था। बिना किसी औपचारिक सूचना के वहां पर वो चला जाता है और उनसे वो समझौता कर लेता है और समझौते की शर्तें ये होती हैं। और उसी समय इटली का एकीकरण होता है और इटली का एक बड़ी रियासत थी, उसका नाम था सार्डिनिया पीडमार्ट। सार्डिनिया पीडमार्ट भी जैसे इटली की सबसे बड़ी रियासत प्रसा थी, उसी प्रकार ये सार्डिनिया पीडमार्ट थी, इटली की सबसे बड़ी रियासत थी। उसी समय इटली का एकीकरण चल रहा था। उस एकीकरण के दौरान प्रसा के प्रधानमंत्री या चांसलर बिस्मार्क ने सार्डिनिया से एक समझौता किया कि सार्डिनिया अगर ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करता है, सार्डिनिया अगर ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करता है तो उसके आसपास के वेनेशिया का जो क्षेत्र है, वेनेशिया पर किसका अधिकार था, ऑस्ट्रिया के राजकुमारों का अधिकार था। इसलिए वेनेशिया का प्रदेश है वो सार्डिनिया को प्रसा दिलवा देगा। यहां बिस्मार्क की दोहरी कूटनीति थी। वहीं पर वो चला जाता है, फ्रांस जाकर के नेपोलियन से समझौता करता है कि अगर ऑस्ट्रिया को हराने में
फ्रांस उनके सैनिक मदद करता है, तो युद्ध में अगर ऑस्ट्रिया हार जाता है तो राइन के जो प्रदेश हैं, अपने देखो यहां पढ़ा था कि राइन मैदान है, राइन के प्रदेश नदियों के प्रदेश हैं, ये प्रदेश किसको मिल जाएंगे? फ्रांस को। जैसे मान लीजिए राइन नदी ये बह रही है, यहां पर प्रसा के क्षेत्र थे और यहां से फ्रांस शुरू होता है, तो फ्रांस को अगर ये लग्जमबर्ग और आसपास के क्षेत्र अगर मिल जाते हैं तो फ्रांस की सीमा है वो भी राइन नदी तक मिल जाती है और राइन नदी से उनका विदेशी व्यापार बढ़ जाता है, इसलिए नेपोलियन की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ जाती हैं और ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया जाता है। सार्डिनिया के बाद में 3 जुलाई 1866 ईस्वी को प्रसा अपनी विशाल सेना के साथ ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करता है। ऑस्ट्रिया पर आक्रमण होता है तो ऑस्ट्रिया की सैनिक शक्ति कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि सार्डिनिया की सेना वेनेशिया में आक्रमण करती है और फ्रांस की सेना भी ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करती है। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया पराजित हो जाता है और उसके बाद में 23 अगस्त 1866 ईस्वी में प्राग की संधि हुई। प्राग की संधि हुई थी वो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुई थी। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच प्राग की संधि हुई। संधि की शर्तों के अनुसार यह हुआ कि जो डेनमार्क से युद्ध के बाद में होलिस्टाइन के जो प्रदेश थे वे प्रदेश ऑस्ट्रिया को मिले थे। ऑस्ट्रिया सहर्ष उन प्रदेशों को प्रसा को सौंप देगा और उसके पास में छोटी बुर्गिम जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया का अधिकार मान लिया गया था। अब इसके ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण में जर्मनी को पहले स्लेस्विग मिल गया, होलिस्टाइन के प्रदेश मिल गए। अब धीरे धीरे जर्मनी का विस्तार होता जा रहा है। इस जर्मनी के विस्तार के बाद में समस्या आती है, वो आ जाती है प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध होता है और दोनों के बीच एक फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। प्राग की संधि के अनुसार यह समझौता किया गया था कि होलिस्टाइन का प्रदेश अगर प्रसा को मिल जाता है तो राइन के प्रदेश किसको मिलने चाहिए? फ्रांस को मिलने चाहिए। अब फ्रांस के राजनीतिक लोग थे और अन्य लोग थे, उन्होंने लग्जमबर्ग को खरीदने का प्रस्ताव रखा। राइन के आसपास के लग्जमबर्ग के क्षेत्र थे, इनको जब खरीदने का प्रस्ताव रखा तो बिस्मार्क ने उनको ठुकरा दिया। अब जर्मन के लोग, प्रसा के राजनीतिक लोग और जो दार्शनिक लोग थे या जो लोग जनता को बौद्धिक विचारों से प्रभावित कर रहे थे, उन लोगों ने यह हट पकड़ लिया कि हम किसी भी सूरत में राइन के प्रदेश फ्रांस को नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में दोनों देशों के बीच किसके बीच में? प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध ही एक सबसे बड़ा सफल या युद्ध ही एक सबसे बड़ा फैसला होने वाला निर्णायक चीज थी। दोनों तरफ से ही अपनी सैनिक तैयारियां कर ली गई थी। ऐसी स्थिति के अंदर देखो फ्रांस की सेना ने भेज रखा था, फ्रांस के सम्राट ने अपनी सेना को भेज रखा था रोम क्यों भेज रखा था? कि रोम का पोप था वो फ्रांस के प्रभाव में था और उसी समय इटली का एकीकरण चल रहा था, तो अपनी सैनिक अधिकांश सेना थी उन्होंने रोम भेज रखी थी। इसका फायदा उठा करके बिस्मार्क की सेना का जो सेनापति था वान मोल्टेक था, वो फ्रांस के ऊपर 3 ओर से आक्रमण करता है और जल्दी फ्रांस युद्ध के हारने की निर्णायक हो जाती है और 15 जुलाई 1870 ईस्वी को युद्ध शुरू होता है और 25 सितंबर 1870 ईस्वी को नेपोलियन वान मोल्टेक के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। उसके बाद में 18 जनवरी 1871 ईस्वी को वर्साय के महल के अंदर बिस्मार्क ने अपने विलेम प्रथम जो सम्राट था विलेम प्रथम का अपने हाथों से राज्याभिषेक किया। विलेम प्रथम को जर्मन के सम्राट की उपाधि दी गई और बिस्मार्क को राजकुमार की श्रेणी में रखा गया था। इन समस्याओं के बाद जो होती है कि युद्ध लगभग शांत हो जाता है, उसके बाद में फ्रांस और प्रसा के बीच में संधि होती है फ्रैंकफर्ट की। यह संधि होती है 21 फरवरी 1871 ईस्वी को संधि होती है। उस संधि में यह किया जाता है कि ये जितने भी प्रदेश थे, सैक्सनी था, हनोवर था, फ्रैंकफर्ट था, राइन के प्रदेश थे, बवेरिया था, बाडेन था, बुडेनबर्ग थे, ये सभी क्षेत्र थे, ये जर्मनी के अभिन्न अंग मान लिए गए थे। और इस संधि की शर्तों के अनुसार यह फैसला हुआ कि युद्ध हार जाने के रूप में 20 करोड़ पौंड रुपए हैं, वो कौन देगा? वो फ्रांस देगा। किसको देगा? प्रसा को देगा और प्रसा को 3 वर्ष में वो अदा करने पड़ेंगे, उनके ऊपर ये प्रेशर था। इसी के साथ में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार इतिहासकारों का मानना है कि बिस्मार्क के अदम्य साहस, कौशल, वीरता और उनकी रक्त और लौह की नीति के कारण जर्मनी का एकीकरण हो पाया। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इसको आप ध्यान में रखेंगे, बिस्मार्क का योगदान इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ रहें, सुखी